हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी विथ नासरीन। तो जैसे आप स्क्रीन देखकर ही समझ पा रहे हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस, हिस्ट्री का सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसके सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न से परिचित हों। जैसा कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा है वो इन शॉर्ट में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही प्रोवाइड कर दिया है। आज हम लोग डिटेल में हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस को देखना और समझना, क्योंकि आधी तैयारी हमारी यहीं पर हो जाती है। क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, इसे हम अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा कोड नंबर 6 है और अब थोड़ा सा पैटर्न में चेंज ये आया है पेपर को लेकर। जैसे न्यू एस्पिरेंट्स में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कितने पेपर हैं। ये कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि पैटर्न में चेंज आया है। चूँकि पहले 3 पेपर हुआ करते थे, अब केवल 2 ही पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर और जो हमारा ऑनर्स होता है या हमारा जो पेपर 2 होता है वो एक पेपर होता है, जो कि पहले 2 हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट में अभी केवल 2 ही पेपर है, एक जनरल और एक आपका अपना पेपर। तो हम देखते हैं हिस्ट्री के सिलेबस को। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बेसिकली कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स है। देखिए यहाँ पर बोल्ड में ही लिखा हुआ है कि कितने यूनिट्स है, टोटल 10 यूनिट्स है। तो हम 10 यूनिट्स को देखेंगे कि यहाँ पर 10 यूनिट्स है और हर यूनिट को हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि हर यूनिट से क्वेश्चन रहता है। तो सारे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सारे यूनिट्स को ध्यान से देखना होगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले बहुत सारे इसमें कंसेप्ट, आइडियाज़ एंड टर्म्स दिए हुए हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पर काफ़ी क्वेश्चंस भी कई पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। जैसे देखिए पहला ही जो टर्म है वो भारतवर्ष को लेकर है। ठीक है, भारतवर्ष का कंसेप्ट कैसे आया, कैसे भारतवर्ष नाम पड़ा, भारत से इसका क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। फिर से सभा एंड समिति क्या है, ये कब के टाइम पर रिलेवेंट थी, वर्णाश्रम क्या है, वेदांता क्या है, पुरुषार्थ क्या है, ऋण क्या है, संस्कारास क्या है, यजना मीन्स यज्ञ वगैरह जो होते थे वो, ऐसे बहुत सारे ही और भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं। ये सारे के सारे हमें देखने हैं। जैसे इधर खिलाफत है, सुलह कुल की नीति क्या थी, किसकी थी, इसकी विशेषताएं क्या है, ये पिछले वर्षों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तुर्कान चहलगनी क्या है, चहलगनी कब आया, इसका गठन किसने किया, इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, वतन क्या है, बलूता क्या है, ये सारे इक्ता, जजिया, ज़कात, ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं। ये सारे के सारे टर्म हमें देखना है। और जब हम हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे टर्म हमें कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। जैसे स्तूपा क्या है, नगरा क्या है, बोधि स्तव क्या है, श्रेणी क्या है। व्यापारी संघ जब हम पढ़ते हैं, गिल्ड पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पर श्रेणी को देखते हैं। विष्टि क्या है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे और भी ऐसे टर्म हैं। आप एक बार इस पर एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद जब हम लेक्चर को सीरीज़ वाइज करेंगे तो इन सारे टर्म को हम डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैं इसे अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ। कुछ टर्म जो हैं कि इम्पॉर्टेंट है वो उन्हें आप ज़रूर से देख लें। जैसे अग्रहाराज, इससे पिछले वर्षों में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। उलेमा क्या है, देशमुख क्या है, इसका कौन से क्षेत्र से संबंध था, किस क्षेत्र में ये वर्ड यूज़ किया जाता था, भारत के किस क्षेत्र में, नाडू क्या है, ऊर क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मनसब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे मनसब से रिलेटेड कुछ विशेषताएं दे दी जाएंगी और वो कोडिंग क्या रहेगा कि आपको उसमें बताना होगा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन से मनसब के लिए करेक्ट है या कौन से गलत है, या कुछ मनसब के पद से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रह सकते हैं। तो ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड टॉपिक्स हैं, तो ये हमें देखने हैं। जैसे आईने दहशाला क्या है, परगना क्या है, सत्याग्रह, स्वदेशी, ये सारे कुछ मिडिवल के कुछ मॉडर्न कंसेप्ट हम जो भी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, समझ लीजिए उसका ये एक वर्ड पावर यहाँ पर दिया गया है कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है,
जैसे डायरकी के बारे में भी क्वेश्चन रहता है, पैरामाउंसी क्या है, कॉलोनियलिज्म के ऊपर रहेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हम देखते हैं कि किस तरह से बहुत सारे मॉडर्न टाइम में अंग्रेज़ों के समय में बहुत सारे जो देसी रजवाड़े थे या देसी राज्य क्षेत्र था उनका किस तरह से उन्हें विलय कर लिया गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। फिर से इसमें हम ये देखेंगे कि इस बार जो इंटरनेशनल रिलेशन है और जो हमारी विदेश नीति है इंडिया की, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है पंचशील से रिलेटेड क्वेश्चन है। पंचशील जो कि हमारी वैदेशिक नीति का एक हिस्सा है और ये भी रिलेवेंट भी है क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना के साथ किस तरह अभी की सिचुएशन जो है वो बदल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट यूनिट जुड़ गया है हमारे सिलेबस में, वो है हिस्टोरियोग्राफी का एक पोर्शन, जिसमें हमें देखना है हिस्ट्री राइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, एथिक्स एंड मोरालिटी इन हिस्ट्री राइटिंग भी हमें देखना है। तो ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चूँकि पहले वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पोर्शन रहते थे जो कि अभी कम हो गए हैं और कहीं ना कहीं वो जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जोड़ दिए गए हैं, जिसमें हमने ऊपर अभी एक डिस्कस किया, वो है पंचशील का। अब हम आ जाते हैं जो हमारे एक्चुअल जो सिलेबस का 10 यूनिट है, इन 10 यूनिट से क्वेश्चंस रहते हैं। इस 10 यूनिट में हम बेसिकली ये समझ ले पहले कि जिस तरह से हमने आज तक हिस्ट्री को पढ़ते आए हैं वो है हमारा 3 डिवीज़न, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। उसी पर्सपेक्टिव में यहाँ भी यूनिट को डिवाइड किया गया है और उसी पर्सपेक्टिव में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए। जैसा कि हम पहला देख रहे हैं यूनिट 1 का, निगोशिएटिंग द सोर्सेज। दैट मीन्स आपको इसमें पढ़ना क्या है, सोर्सेज, स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वेरियस काइंड्स ऑफ जो सोर्सेज है उन्हें हमें देखना है कि कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, कौन से लिटरेरी सोर्स हैं। दैट मीन्स एक्सकेवेशन के थ्रू हमें क्या मिलता है, न्यूमिस्टिमेटिक्स से हमें क्या मिल रहा है, एपिग्राफी से क्या मिल रहा है, ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ जाते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स क्या है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिटरेरी सोर्सेज में आ जाएं, लिटरेरी सोर्सेज में हम देखेंगे एंशिएंट टाइम में कैसे लिखा जाता था हिस्ट्री को, फिर मिडिवल में कैसे उसके स्वरूप में परिवर्तन आया, फिर मॉडर्न में क्या चेंजेस आए। इसके साथ साथ कुछ फॉरेन अकाउंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि ग्रीक हिस्टोरियंस ने यहाँ के बारे में क्या लिख रखा है, चाइनीज़ ने क्या लिखा है, एंड जो अरेबिक हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या लिख रखा है। तो ये सारी चीज़ें हमें सोर्सेज में देखना है, जो कि जब हम लेक्चर देखेंगे तो हम इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेस्टोरलिज्म एंड फूड प्रोडक्शन। दैट मीन्स कि मानव किस प्रकार पहले एक चरवाहे के रूप में था या एक खाद्य प्रोड्यूसर के रूप में था, यानी भोजन बनाने वाले के रूप में था। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि स्टोन एज से कैसे नियोलिथिक जो एज है, स्टोन एज का ही जो हिस्सा है, उसमें एग्रीकल्चर को लेकर और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें, विशेषताएं जो कि न्यूलिथिक एज से जुड़ गए। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे न्यूलिथिक एज से रिलेटेड उनकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, कोड बना दिए जाते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो कि न्यूलिथिक एज से मिल रही, या पर्टिकुलर कोई एक विशेषता दे दी जाएगी और वो पूछा जा सकता है कि ये किस काल की विशेषता है। उसी तरह हम चालकोलिथिक फेज भी देखते हैं, ताम्रपाषाण युग जिसे हम कहते हैं, वो फेज भी हम देखेंगे इस फेज़ में डिटेल में कि सेटलमेंट कैसा था, यहाँ के टूल्स कैसे थे, पैटर्न्स ऑफ एक्सचेंज क्या था, यानी विनिमय की जो प्रथा थी इस वक्त वो कैसी थी, वो हम देखेंगे। फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो कंप्लीट हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन देखना है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका एक्सटेंड कैसे हुआ, ये विस्तृत कैसे हुआ, बहुत सारे जो इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हमें देखने होंगे। फिर इसका डिसइंटीग्रेशन या डिक्लाइन कैसे हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट, ये हर ईयर ये क्वेश्चन जरूर रहता है किसी पर्टिकुलर साइट्स का नाम देकर कि वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर अवशेष के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे पिछले वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से स्थान से सिंधु घाटी के किस स्थान से ऊँट के अवशेष पाए गए या ऊँट के हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं। तो इसमें अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि जाहिर सी बात है राजस्थान वाला कोई क्षेत्र रहा होगा, तो राजस्थान से रिलेटेड कौन सा साइट है, अगर हमें ये पता है तो हम इसका आंसर कर सकते हैं, जो कि कालीबंगा क्षेत्र है, जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, तो वहाँ ये पाया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम गेस वर्क भी काम कर सकते हैं, और अगर पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है।
नेक्स्ट हम ये देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही जैसे क्रोनोलॉजी बटी हुई है हिस्ट्री में हमारे एंशियंट इंडिया की, उसके बाद वैदिक पीरियड आ जाता है। तो हम वैदिक एज एंड लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे, ये दोनों ही पोर्शन देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन दो पीरियड को कंपैरेटिवली पढ़िए कि वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस थे और जो लेटर वैदिक पीरियड आया उसमें क्या चेंजेस आया। ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नज़रिया होना चाहिए इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को देखने के लिए कि क्या चेंजेस आए। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस, कि कौन सा चेंजेस कैसे कैसे क्या हुआ है। ये कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं है जो कि हम स्टैटिक समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस को पढ़ते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हुए हों, चाहे वो सोशली हुए हों, चाहे वो इकोनॉमिकली हुए हों। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है। तो वैदिक पीरियड में जैसे यहाँ के कौन से देवता प्रमुख थे, इंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन से देवता पर कौन से मंत्र बोले गए हैं, उनका क्या कार्य था, उनका नाम क्या था, उनके और एक्स्ट्रा जो उनके नाम से जुड़े हुए शब्द हैं वो क्या थे। इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम आ जानते हैं एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम, जो राज्य का विस्तार था वो कैसे हुआ। तो हम पहले ही देखेंगे कि छोटे छोटे जन थे, जन फिर महाजनपदों में बदले और महाजनपद बड़े बड़े शहर, उसके बाद फिर लास्ट में वो कम्प्लीटली बदल जाते हैं आपके एम्पायर में। तो हम यहाँ पर जनपद, महाजनपद, मगध का उत्कर्ष देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मगध का उत्कर्ष। 6th सेंचुरी BCE में और क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरह से यहाँ पर दो नए धर्मों का उद्भव हुआ, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म का, और साथ में आजीविक्स भी, इसको भी हम देखेंगे। जैनिज्म और बुद्धिज़्म से काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। जैनिज्म लिटरेचर से आपका क्वेश्चन रहेगा, बुद्धिज़्म लिटरेचर से क्वेश्चन, इनके जो श्राइन हैं, इनके जो स्तूपाज हैं, इनके जो विहार हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। जैनिज्म और बुद्धिज़्म के जो इम्पोर्टेंट विद्वान हुए हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट 1 में देखेंगे। बेसिकली हमने देखा यूनिट 1 में एंशिएंट इंडिया का पोर्शन वो 6th सेंचुरी BCE तक। अब हम नेक्स्ट यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में जो है वो हम किस तरह से एम्पायर का उदय हुआ, जो कि सबसे पहला एम्पायर हम देखते हैं मगध का होता है, राइज ऑफ मगधा, जो कि मौर्यन पीरियड में जाकर कम्प्लीटली फ्लरिश करता है। और इसी वक्त बहुत सारे ग्रीक इन्वेजन भी होते हैं, अलेक्जेंडर आता है। किस तरह से उसका आमना सामना चूँकि चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं होता है, लेकिन फिर सिकंदर का क्या योगदान रहा, वो किस क्षेत्र से आक्रमण किया, उसके आक्रमण ने भारत पर क्या प्रभाव छोड़े, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर भी देखेंगे। मौर्यन एम्पायर का उदय तो हुआ, चंद्रगुप्त ने किस तरह इसकी स्थापना की, अशोक ने किस तरह से इसका विस्तार किया, अशोक का धम्मा भी इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ओवरऑल हमें यहाँ मौर्यन पीरियड और मगध का उत्कर्ष ये देखना है। उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारे रीजनल पावर्स जो थे वो भी अब उभर कर सामने आ रहे थे। उन रीजनल पावर्स में बेसिकली इंडो ग्रीक्स, सुंगास, सातवाहनास, कुशानास एंड क्षत्रप, ये सारे थे। संगम लिटरेचर भी देखेंगे। बेसिकली लेटर मॉडर्न पीरियड के ये सारे इवेंट हैं, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। आगे चलकर हम फिर देखते हैं इस समय जो संगम लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखना बहुत ज़रूरी होगा। साउथ इंडिया में इसका क्या विस्तार, किस तरह से इसका विस्तार हुआ, ये संगम किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते थे, कई राजाओं ने किस तरह से इसे संरक्षण दिया। संगम से रिलेटेड बुक्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन से बुक किस संगम काल में लिखे गए हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और महायान बुद्धिज़्म, ये भी हम यहाँ पर देखेंगे कि उनका उदय कैसे हुआ, बुद्धिज़्म में किस तरह से आगे चलकर पार्टीशन हो जाता है। जैनिज़्म भी देखेंगे। टोटली यहाँ पर हम पोस्ट मॉडर्न से रिलेटेड हर चीज़ देखेंगे, उसके आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड हम चीज़ों को समझेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट पोस्ट मौर्यन के बाद हमने मौर्य देख लिया, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य, उसके बाद फिर आता है गुप्त वाटक एज। यहाँ पर हम गुप्त पीरियड से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे और लेटर फिर गुप्तास, उनको भी देखना है। एग्रेरियन सिस्टम देखना है, लैंड ग्रांट किस तरह से लोगों को ज़मीन आवंटित की जाती थी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। गुप्तास के आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड कॉइन्स कैसे थे, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसी समय बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था, तो बिगिनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हमें देखना है। किस तरह से इन मंदिरों की निर्माण में कौन सी प्रणाली, कौन सी शैलियों का यूज़ किया गया था और इनकी क्या विशेषता थी। गुप्तकालीन बहुत सारे मंदिरों पर पिछले वर्षों में
क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हम ये देख लेंगे कि संस्कृत का एक राष्ट्रीय लैंग्वेज के रूप में या एक राजकीय भाषा के रूप में प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर इसी काल में हमें देखने को मिलता है। चूँकि पहले भी ये प्रचलन में था, लेकिन ये प्राकृत का प्रयोग ज़्यादा होता था, लेकिन गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं कि संस्कृत किस तरह से चारों तरफ ख्याति प्राप्त करता है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और एस्ट्रोनॉमी टेक्नोलॉजी जैसे गुप्ता पीरियड से ही रिलेटेड बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, मैथमेटिक्स हुए हैं, मैथमेटिशियन हुए हैं, उन सभी को हमें देखना है। जैसे आर्यभट्ट हो गया, वाराहमिहिर हो गए, और भी इम्पॉर्टेंट जो भी गुप्ता पीरियड के टाइम में जो विद्वान हुए हैं उनके बारे में भी हमें देखना है। जस्ट गुप्तास के बाद हम जानते हैं हर्ष का काल आता है, हमें फिर हर्ष से रिलेटेड देखना है। अभी हम बस हम लोग यहाँ पर एक सरसरी निगाह में सिलेबस को देख रहे हैं। डिटेल इसका डिस्कशन जब टॉपिक आएगा तब होगा। इमर्जेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स हमें फिर देखना है, जो डेक्कन में हुआ था। ये चूँकि इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि डेक्कन वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा अननोन होता है हमारे लिए, जैसे गंगा, कादम्ब्यास, ठीक है, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, कल्याणीज, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से देखने हैं। इन चीज़ों को, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं। साउथ इंडिया में भी बहुत सारे किंगडम उस समय हमें देखने को मिलता है, चेरा, चोलास एंड पांड्यास, इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना है। किंगडम इन नॉर्थ इंडिया भी देखना है, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम जस्ट आ जाते हैं, ये पूर्व मध्य काल था। जस्ट हम एंटर कर जाएंगे पूर्व अर्ली मेडिवल इंडिया। अर्ली मेडिवल इंडिया के बाद हम फिर मेडिवल इंडिया में एंटर करेंगे। तो हमें अर्ली मेडिवल इंडिया का भी वो सारा का सारा सिस्टम देखना है, एग्रेरियन देखना है, इकॉनमी देखना है, लैंड ग्रांट देखना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ट्रेड कैसा था। तो दोस्तों, सिलेबस के पार्ट 1 में आज इतना ही। बाकी का जो बचा हुआ सिलेबस है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसे मैंने 2 भागों में बांट कर डिस्कस किया है। सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा बचा हुआ पोर्शन। और चैनल पे जो भी नए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड हो वो आपको अवेलेबल हो जाए और आप आसानी से न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स पाते रहें। और पहला जो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर अपलोड किया हुआ है, आप उसे ज़रूर एक बार देख लें, जो कि लास्ट में आपके स्क्रीन पर शो करेगा। आप उस लिंक के थ्रू ज़रूर से उस वीडियो को देख लें, जिससे आपका एक ओवरव्यू नेट एग्ज़ाम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए इतना, फिर मिलते हैं सिलेबस के पार्ट 2 में।